नमस्कार दोस्तों, श्रापित फाइल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रामकिशोर निषाद है। गांव में लोग मुझे किशोर कहते हैं। मेरी माँ मुझे किशोरी कहती थी। ये छोटी सी बात मैं शुरू में ही बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो कुछ हुआ वो सब इसी नाम पर आकर रुक जाता है। मैं सतना जिले के एक गांव बरगवा का रहने वाला हूँ। घर में खेती थी पर अपनी नहीं, बटाई पर खेत लेते थे। बरसात अच्छी हुई तो साल भर का अनाज निकल आता, नहीं हुई तो मजदूरी करनी पड़ती। पिताजी 9 साल पहले चले गए। उनके बाद घर माँ ने ही संभाला। मैं 8वीं तक पढ़ा, फिर किताबें छूट गईं और हाथ में फावड़ा आ गया। 20 साल की उम्र में मैं सूरत चला गया। वहां पावरलूम में काम किया। साल में एक बार गांव आता था, 10 दिन रुकता था और फिर वापस। गांव में मेरी शादी कुसुम से हुई। हमारी एक बेटी है, मीरा। जब यह सब शुरू हुआ वो 5 साल की थी और मुझे देखकर मेरे पैर से चिपक जाती थी, क्योंकि साल भर में एक बार दिखने वाला बाप उसके लिए मेहमान जैसा ही था। अब वो बात जो आज भी मेरे सीने में अटकी हुई है। माँ को पेट की बीमारी थी। पहले दवा से काम चला, फिर डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सतना में ऑपरेशन हुआ। 85,000 रुपए लगे। इतने पैसे मेरे पास कहाँ थे। गांव के राम अवतार साहू से 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से कर्ज लिया। ऑपरेशन के बाद माँ ठीक भी हो गई थी। मैं वापस सूरत चला गया क्योंकि ब्याज हर महीने चढ़ रहा था। दिवाली से पहले एक दिन उनका फोन आया था। बहुत धीमी आवाज में बोली, किशोरी तू दिवाली में आएगा ना? मैंने कहा हाँ माँ, आ जाऊंगा। ओवर टाइम चल रहा है, थोड़ा पैसा जोड़ लूं। वो हंसी थी, बोली जोड़ ले बेटा, पर आज ही हो। 3 दिन बाद गांव से खबर आई कि मां नहीं रही। मैं जब पहुंचा, तीसरा दिन था। सब निपट चुका था। मैंने उन्हें आखिरी बार देखा भी नहीं। उसके बाद 2 साल तक मुझे नींद में एक ही आवाज सुनाई देती रही, किशोरी तू आएगा ना? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे कोई मेरी इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह पहचान लेने वाला था। सूरत की मिल में झगड़ा हुआ और काम छूट गया। घर बैठा तो कर्ज का ब्याज मुंह चिढ़ाने लगा। तब गांव के मुन्ना भैया ने बात चलाई। मुन्ना भैया जबलपुर में छोटी मोटी ठेकेदारी करते थे। मजदूर भेजना, चौकीदार लगवाना, यही उनका काम था। उन्होंने कहा, किशोर एक बिल्डिंग है जबलपुर में, 6 साल से काम बंद पड़ा है। मालिक का केस चल रहा है। वहां चौकीदारी की जगह खाली है। 9,000 महीना और रहने के लिए केबिन। काम कुछ नहीं है, बस रात जागना है। 9,000 मेरे लिए कम नहीं थे। खाने का खर्च निकालकर 7,000 बचते। ब्याज भी जाता, घर भी चलता। 14 जुलाई की रात में सतना से बस पकड़कर कटनी के रास्ते जबलपुर पहुंचा। 8 घंटे लगे थे। सुबह 6 बजे मुन्ना भैया मुझे लेने आए। उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर हम शहर से बाहर निकले। कटंगी रोड पर तिलहरी से आगे पक्की सड़क छोड़कर एक कच्ची सड़क अंदर जाती थी। दोनों तरफ धान के खेत थे। बरसात का पानी भरा हुआ था। मेंढकों की आवाज आ रही थी और उसी कच्ची सड़क के आखिर में वो बिल्डिंग खड़ी थी। 9 मंजिल का ढांचा, सिर्फ ढांचा, न प्लास्टर, न दरवाजे, न खिड़कियां। खिड़कियों की जगह बस चौकोर सुराख। छत के ऊपर लोहे के सरिये आसमान की तरफ निकले हुए, ऐसे लगते थे जैसे किसी ने बाल खड़े कर दिए हों। दीवारें बरसात में काली पड़ चुकी थीं। ऊपर की मंजिलों में झाड़ियां उगाई थीं। नीचे बेसमेंट के गड्ढे में हरा पानी भरा था और उसमें कुछ लोहे की चादरें डूबी हुई थीं। प्लॉट लगभग 2 एकड़ का था। चारों तरफ आधी बनी बाउंड्री दीवार। सामने लोहे का बड़ा गेट जिस पर कंपनी का नाम लिखा था, सूर्यांश हाइट्स। पेंट उतर चुका था। गेट के अंदर बाईं तरफ टीन का एक केबिन था। उसमें एक चारपाई, एक टीन की पेटी, एक प्लास्टिक की कुर्सी, एक बल्ब और एक पुरानी इन्वर्टर बैटरी थी। बोरिंग चालू था, इसलिए पानी की दिक्कत नहीं थी। मुन्ना भैया ने चाबियां मेरे हाथ में रखी और कहा, देख बड़ा काम नहीं है, लोहा लक्कड़ चोरी हो जाता है यहां से। शटरिंग की प्लेट, पाइप, तार, कोई अंदर घुसे तो सीटी बजा देना, कुत्ते भौंकेंगे, चोर भाग जाएगा। बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। अगले दिन कंपनी के इंजीनियर आए। नाम पंकज दुबे, उम्र 34-35 के आसपास। साफ कपड़े, बाइक, हाथ में फाइल। वो महीने में एक बार आते थे, रजिस्टर देखते थे और चले जाते थे। उन्होंने मुझे एक नया रजिस्टर दिया और कहा,
रोज की तारीख डालो, कोई आए तो नाम लिखो। कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे फोन करो। एक बात ध्यान से सुनो, अंदर सोना नहीं है, केबिन में सोना है। ढांचा 6 साल से खुला पड़ा है, सीढ़ी में रेलिंग नहीं है, कहीं भी गिर सकते हो। मैंने पूछा, सर काम बंद क्यों हुआ? वो एक पल रुके, फिर बोले, नोटिस लग गया था, मामला अदालत में है, 6 साल से वैसा ही है। रजिस्टर के पहले पन्ने पर मैंने अपना नाम लिखा, रामकिशोर निषाद, चौकीदार। पंकज सर ने नीचे दस्तखत की और चले गए। पहले 3 हफ्ते बहुत आराम से कटे। दिन में मैं गेट के पास बैठा रहता, कपड़े धोता, खाना बनाता। शाम को 1.5 किलोमीटर दूर मेन रोड पर गोविंद भैया की चाय की दुकान थी, वहां चाय पीने जाता। रात को गेट बंद करके टॉर्च लेकर एक चक्कर लगाता और फिर केबिन में लेट जाता। 200 मीटर दूर एक बनी हुई कॉलोनी थी, सर्वोदय अपार्टमेंट। वहां के चौकीदार जगन्नाथ काका मेरे पहले दोस्त बने। उम्र 60 के ऊपर, कान में हमेशा एक रुई और बात करने का बहुत शौक। कभी कभी वो रात में मेरे पास आ जाते और हम आधा घंटा बात करते। पीछे 1 किलोमीटर पर रेल की लाइन थी। रात 11:40 पर एक मालगाड़ी गुजरती थी। उसकी सीटी इतनी साफ सुनाई देती थी कि मैंने घड़ी देखना छोड़ दिया था। सीटी बजी, मतलब 11:15 सुबह 4 बजे रामेश्वर दूध वाला साइकिल पर दूध लेकर उस कच्ची सड़क से गुजरता था। उसकी घंटी सुनकर मुझे लगता, चलो रात कट गई। 2 अगस्त की बात है, इतवार था, दिन में धूप निकली थी। मुझे उस दिन बहुत खाली खाली लग रहा था तो मैं ऊपर चढ़ गया। सीढ़ी बीच में थी, हर मंजिल के बीच 17 सीढ़ियां। मैंने गिना था, क्योंकि रेलिंग नहीं थी और डर लगता था। अंदर की दीवारों पर मजदूरों के लिखे नाम थे, कोयले से, चूने से, कहीं पेंट से। जय बजरंग बली, बुधराम, सीताराम मिस्त्री। कोई तारीख, कोई तीर से छेदा हुआ दिल। 6वीं मंजिल पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, घर बन जाए तो एक कमरा हमको भी दे देना। 9वीं मंजिल पर मैं बहुत देर खड़ा रहा। वहां से पूरा शहर दिखता था। दूर नर्मदा की तरफ का हरा हरा इलाका, नीचे धान के खेत और हवा इतनी तेज कि कमीज फूल जाए। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा, कभी कुसुम और मीरा को यहां लाऊंगा। नीचे आते आते मैंने वही किया जो हर आदमी वहां करता था। दीवार के पास एक जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उसे उठाकर मैंने 9वीं मंजिल की दीवार पर बाकी नामों के बीच में अपना नाम लिख दिया। उस वक्त वो बस मजाका था, मन का शौकन। यह मैं बहुत बाद में समझा कि उस दीवार पर नाम लिखना क्या होता है। 6 अगस्त की सुबह पहली अजीब बात हुई। रात बरसात हुई थी। सुबह मैं चक्कर लगाने अंदर गया, यह देखने की कहीं कोई प्लेट कम है क्या। सीढ़ी पर सीमेंट और चूने की महीन धूल जमी रहती थी। बरसात में वो गीली होकर सूख जाती थी। 9वीं मंजिल की सीढ़ी वाली दीवार पर एक हाथ का निशान था, धूसर राख जैसे रंग का, पूरी हथेली और 5 उंगलियां। बहुत छोटा हाथ था, औरत का या बच्चे का। ऐसे लगा जैसे किसी ने दीवार पर हाथ रखकर खुद को संभाला हो। निशान ताजा था, क्योंकि उसके किनारे पर धूल अब भी बिखरी हुई थी और उस निशान के नीचे सीढ़ियों पर पैरों के हल्के निशान थे, नंगे पैर। और वो निशान ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जा रहे थे। मैंने पूरी बिल्डिंग देखी, शटरिंग की प्लेटें गिनी, पूरी थीं। पाइप वहीं थे, तार का बंडल वहीं था। गेट का ताला मेरे ही हाथ का लगा हुआ था और अंदर से बंद था। मुझे उस वक्त डर नहीं लगा, गुस्सा आया। मुझे लगा कोई कबाड़ चोर रात में दीवार फांद कर आया, ऊपर चढ़ा, कुछ ढूंढा और खाली हाथ लौट गया। यही बात सबसे सीधी लगती थी। मैंने तय किया कि मुन्ना भैया को बताऊंगा और आज रात एक धागा बांधूंगा। मुन्ना भैया को मैंने सुबह ही फोन किया, सब बताया। हाथ का निशान, नंगे पैर के निशान, ताला अंदर से बंद। वो हंसने लगे, बोले, चोर होगा भाई, दीवार आधी बनी है, कहीं से भी चढ़ जाओ। और सुन, तू अकेले ऊपर मत चढ़ना रात में, टॉर्च मार, सीटी बजा, चिल्ला, इतना काफी है। मैंने कहा, भैया चोर आया और कुछ नहीं ले गया तो क्या हुआ? डर गया होगा, तेरे कुत्ते भौंके होंगे। यहीं पर एक बात मेरे दिमाग में अटक गई। कुत्ते नहीं भौंके थे। साइट पर 4-5 कुत्ते रहते थे, मेरी रोटी खाते थे। रात में बिल्ली भी निकल जाए तो पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेते थे।
उस रात मुझे एक भी आवाज याद नहीं आई। मैंने अपने हिसाब से इंतजाम किया। गांव में हमने एक बार खेत में चोर इसी तरीके से पकड़ा था। मैंने सीढ़ी के मुंह पर घुटने की ऊंचाई पर एक काला धागा बांध दिया, इतना पतला कि अंधेरे में दिखे ही नहीं। नीचे की जमीन पर चूने की महीन धूल छिड़क दी, जिससे पैर का निशान बने। लाठी और सीटी सिरहाने रखी। गोविंद भैया की दुकान से 4 सेल खरीद कर टॉर्च में डाले। अच्छे सेल महंगे थे तो मैंने सस्ते वाले ही लिए। यह बात याद रखिएगा, अगली सुबह धागा वैसा ही बंधा हुआ था। धूल पर एक भी निशान नहीं, पर 8वीं मंजिल की दीवार पर वही हाथ का निशान था, ताजा। मैं वहीं सीढ़ी पर बैठ गया। मेरा दिमाग अभी भी सीधी बात ढूंढ रहा था। एक ही जवाब बनता था, जो कोई है वो बाहर से नहीं आता, वो अंदर ही रहता है, ऊपर कहीं, और रात को नीचे उतरता है। मैंने सोचा कोई पागल औरत होगी, ऐसा होता है। खाली पड़ी बिल्डिंगों में लोग रहने लगते हैं। उसी दिन दोपहर में मैं जगन्नाथ काका को साथ ले गया। 2 आदमी हो तो हिम्मत रहती है। हमने एक एक मंजिल देखी। कमरों में कबूतर की बीट, टूटी बोतलें, दीवारों पर नाम और झाड़ियां। 7वीं मंजिल के कोने वाले कमरे में हमें कुछ मिला, फटे बोरे और चीथड़ों का एक बिस्तर जैसा गोला। पास में एक टूटा हुआ एल्यूमिनियम का थाल, एक शीशे का टुकड़ा, प्लास्टिक की खाली बोतलें और एक जंग खाई कैंची। पर उस सब पर धूल की मोटी परत जमी थी। मकड़ी के जाले चीथड़ों के अंदर तक थे। बरसात का पानी उन बोरों में सूख कर अकड़ चुका था। जगन्नाथ काका ने पैर से बोरा हिलाया और कहा, कोई कबाड़ बीनने वाला रहता था यहां, बहुत पहले। अब नहीं है, 2-3 साल से तो नहीं है। मैंने कहा, काका कोई रहता होगा तो पानी कहां से पीता? बोरिंग है नीचे, पर अब कोई नहीं रहता बेटा, ये पुराना है। उस बिस्तर को देखकर मुझे तसल्ली नहीं मिली, उलझन मिली, क्योंकि जो हाथ का निशान था वो कल का था और यह चीथड़े सालों पुराने थे। 2 दिन बाद मैं चौकी गया। दोपहर का वक्त था। हवलदार दयाराम ने मेरी पूरी बात सुनी, फिर पान थूक कर बोले, चोरी हुई? मैंने कहा, नहीं। तोड़फोड़ हुई? नहीं। तो रिपोर्ट किस चीज की लिखाओगे? दीवार पर हाथ का निशान है, इसकी। फिर भी वो शाम को मोटरसाइकिल से आए। नीचे का चक्कर लगाया, टॉर्च से ऊपर देखा, पर चढ़े नहीं। जाते जाते बोले, देख भाई, ऐसी खाली बिल्डिंगों में नशेड़ी लड़के आते हैं, जुआ खेलते हैं, कबाड़ उठाते हैं। कुछ दिखे तो फोन करना, गाड़ी भेजेंगे, और अकेले रात में ऊपर मत जाना, ये मेरी सलाह है। उस रात जगन्नाथ काका मेरे पास आए। चाय पीते पीते उन्होंने वो बात बताई जिसके बाद मेरी नींद ठीक से नहीं आई। तुमसे पहले जो चौकीदार था वो यहीं मरा था। मैंने कप नीचे रख दिया। कैसे? बंसी लाल नाम था, कटनी का था, 50-52 साल का। 4 महीने रहा यहां। पिछली ठंड में एक सुबह नीचे मिला, सीढ़ी वाले हिस्से में गिरा हुआ था। ऊपर से गिरा था, सिर फट गया था। पुलिस आई, कागज बने, बात खत्म। कह रहे थे शराब पीकर चढ़ गया होगा। पीता था? नहीं, बीड़ी भी नहीं पीता था। रोज शाम को मेरे पास आकर बैठता था। आखिरी 10-12 दिन बहुत डरा हुआ था। बोलता था, काका मेरा नाम कोई लिख के ले गया है। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? काका ने कंधा उठा दिया। मुझे क्या मालूम, मैंने समझा दिमाग हिल गया है। अकेले रहते रहते हिल जाता है। काका चले गए। मैंने उसी रात केबिन में रखी टीन की पेटी खोली। वो पेटी मैंने आने के दिन ही चारपाई के नीचे खिसका दी थी। बिना देखे अंदर एक फटी बनियान, एक ताला, 2 मोमबत्ती, एक ब्लेड और एक स्कूल की कॉपी थी। कॉपी पर बच्चे के हाथ से लिखा था, सविता, कक्षा 6, और उसके ऊपर मोटे अक्षरों में बंसी लाल। कॉपी के अंदर पहले कुछ पन्ने बच्चों के सवाल जवाब के थे। उसके बाद बंसी लाल की लिखावट शुरू होती थी। टूटी फूटी बड़ी बड़ी तारीखें थीं और उनके सामने नंबर 9, 8, 7। कुछ जगह लकीरें खींची थीं, गिनती की लकीरें, जैसे मजदूरी का हिसाब रखते हैं। बीच बीच में लाइनें थीं। आज 6वीं पर हाथ का निशान। कुत्ते चुप रहते हैं। आवाज दीवार के बाहर नहीं आती। बाहर सोया, कुछ नहीं हुआ। सविता की आवाज आई, रो रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला और आखिरी पन्ने पर बड़े अक्षरों में 2 बार लिखा हुआ, नाम मिटाना पड़ेगा। मैंने कॉपी बंद कर दी।
मुझे लगा यह आदमी बीमार था। अकेलापन आदमी को खा जाता है, यह मैंने सूरत में देखा था। पर एक चीज मेरे बदन में ठंडक भर गई, हाथ का निशान। उसने भी लिखा था, 6 साल पुरानी बिल्डिंग, 2 अलग आदमी और एक ही निशान। उस रात 11:15 पर मालगाड़ी की सीटी बजी। मैं जाग रहा था। 12:15 के आसपास बाहर से आवाज आई, किशोर। ओ किशोर, औरत की आवाज थी, बूढ़ी, थकी हुई, जैसे बहुत दूर से चलकर आई हो। आवाज केबिन के दरवाजे से बहुत पास लग रही थी, 2 हाथ की दूरी पर। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि कोई मुसीबत में है। इस कच्ची सड़क पर रात में कोई भटक जाए तो यही होता है। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। मैंने गेट तक जाकर देखा, ताला अंदर से लगा था। सड़क पर दोनों तरफ टॉर्च मारी। खेतों में पानी चमक रहा था, मेंढक बोल रहे थे और कुत्ते, चारों कुत्ते गेट के अंदर दीवार से चिपक कर बैठे थे, कान पीछे, पूंछ दबी हुई। मुझे देखकर भी नहीं हिले। मैंने उन्हें बुलाया, एक भी नहीं आया। मैं केबिन में लौट आया और अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गया। एक बात दिमाग में चुभ रही थी, इस साइट पर मुझे किशोर कौन कहता है? मुन्ना भैया, गोविंद भैया, जगन्नाथ काका, बाकी सब चौकीदार कहते हैं। सुबह मैं ऊपर गया। हाथ का निशान 7वीं मंजिल पर था। मैं नीचे आया, अपनी छोटी डायरी निकाली और उसमें लिखा, 6 अगस्त 9, 7 अगस्त 8, 9 अगस्त। 7 पेन रखते ही मेरा हाथ रुक गया। बंसीलाल ने भी यही लिखा था, ठीक इसी तरह। एक मरा हुआ आदमी और मैं एक ही हिसाब लिख रहे थे। 10 अगस्त की सुबह निशान 6वीं मंजिल पर था, 11 अगस्त की सुबह 5वीं पर। अब मुझे कोई शक नहीं था, कोई एक एक मंजिल नीचे उतर रहा था। रोज एक मंजिल, न ज्यादा न कम। मैंने दिन में एक काम किया, पूरी सीढ़ी गिनी, नीचे से 9वीं तक। 9 लैंडिंग, हर लैंडिंग के बीच 17 सीढ़ियां, बीच में एक मोड़। 9वीं के बाद कुछ नहीं था, सिर्फ छत पर जाने का सुराख और सरिये। मैंने चूने से हर लैंडिंग पर नंबर लिख दिए, 1 से 9 तक, इसलिए कि रात में गिनती में गड़बड़ ना हो। 11 अगस्त की रात मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मालगाड़ी की सीटी बजने के बाद मैं आधा घंटा लेटा रहा। 12:30 के आसपास मैंने टॉर्च उठाई, लाठी ली और सीढ़ी की तरफ चल दिया। इरादा यह था कि 5वीं मंजिल तक जाऊंगा। जो कोई है उसे टॉर्च की रोशनी में देख लूंगा। आदमी होगा तो चिल्लाऊंगा, कुत्ते जाग जाएंगे। चौकी को फोन कर दूंगा, पहली, दूसरी, तीसरी। चूने के नंबर टॉर्च में साफ चमक रहे थे। बदन पसीने से भीगा था, पर सीढ़ी की हवा ठंडी थी। चौथी लैंडिंग पर मैं रुक गया। ऊपर से आवाज आ रही थी, कोई गिन रहा था, धीमी, थकी हुई औरत की आवाज, जैसे बहुत सालों से एक ही काम कर रही हो। 4, 5, 6। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ मारी। रोशनी सीढ़ी के मोड़ तक जाकर खत्म हो गई। कोई नहीं दिखा। गिनती रुकी, फिर वही आवाज बोली, 7 कहाँ गया? मेरे पैर वहीं जम गए। ये किसी को बुलाने वाली आवाज नहीं थी, ये हिसाब मिलाने वाली आवाज थी। जैसे कोई मुनीम रात में बोरे गिन रहा हो और एक बोरा कम पड़ गया हो। मैं उलटे पैर नीचे भागा, 2 जगह फिसला। नीचे आकर केबिन का दरवाजा बंद किया और सुबह तक चारपाई पर बैठा रहा। सुबह मैंने एक और चीज देखी जिसने मेरी हालत खराब कर दी। मैंने रात में सीढ़ी पर नंबर देखे थे। जब मैं चौथी पर खड़ा था तब मैंने ऊपर की तरफ रोशनी मारी थी और मुझे मोड़ के पास छूने का नंबर दिखा था, 10। मैंने 9 तक नंबर लिखे थे, 10 मैंने कहीं नहीं लिखा था। दिन में मैं दोबारा ऊपर गया, नंबर गिने, 1 से 9, 10 कहीं नहीं था। 9वीं की छत के ऊपर सिर्फ सरिये थे और खुला आसमान। मैंने उसी दिन बंसीलाल की कॉपी दोबारा खोली। कवर के अंदर की तरफ एक फोन नंबर लिखा था और उसके आगे लिखा था, सविता सिहोरा। मैंने वो नंबर मिलाया। 2 बार घंटी गई। फिर एक औरत ने फोन उठाया। मैंने कहा, मैं जबलपुर से बोल रहा हूं, कटंगी रोड की उस बिल्डिंग से जहां बंसीलाल जी चौकीदार थे। मैं अब वहां चौकीदार हूं। आपकी कॉपी मुझे मिली है। दूसरी तरफ बहुत देर तक चुप्पी रही। फिर वो बोली, पिताजी की चीजें हमें कोई नहीं दिया। मैंने कहा, मैं भेज दूंगा। बहन जी, एक बात पूछनी थी। उनके आखिरी दिनों में कोई परेशानी थी? वो रोने लगी।
थोड़ी देर बाद बोली, रात में फोन करते थे, 1 बजे 2 बजे, पूछते थे, सविता तू आई थी क्या, तू रो रही थी क्या। मैं कहती थी, पिताजी मैं 300 किलोमीटर दूर हूं, मैं कैसे आऊंगी। वो चुप हो जाते थे, फिर बोलते थे, ठीक है दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैंने पूछा, उन्होंने कभी किसी औरत की बात की। एक बार कहा था कि यहां कोई अम्मा गिनती करती है। मैंने डांट दिया था, कहा था नौकरी छोड़ दो। वो कहते थे, बहन की शादी है कैसे छोड़ूं। वो रुकी, फिर बोली, भाई साहब आप वो जगह छोड़ दो। मैंने फोन रख दिया और बहुत देर तक जमीन देखता रहा। नौकरी छोड़ने का मतलब था कर्ज का ब्याज, गांव का चूल्हा और कुसुम की चुप्पी। मैंने पहले सीधा रास्ता पकड़ा। मुझे लगा कहीं मेरे दिमाग में ही गड़बड़ न हो। अगले दिन मैं शहर के सरकारी अस्पताल गया। 3 घंटे लाइन में लगा। डॉक्टर ने बीपी देखा, आंखें देखी, नींद के बारे में पूछा। मैंने कहा, रात को जागता हूं, दिन में सोता हूं, आवाजें सुनाई देती हैं। उन्होंने पूछा, शराब? नहीं। कब से अकेले रह रहे हो? 1 महीने से। उन्होंने विटामिन की गोलियां लिखी और कहा, नींद पूरी करो, अकेले मत रहो। 2 हफ्ते में ठीक नहीं लगे तो फिर आना। बाहर आकर मुझे थोड़ी राहत मिली। हो सकता है यही बात हो। नींद पूरी नहीं है तो दिमाग खेल कर रहा है, पर हाथ का निशान गोलियों से नहीं जाता। 13 तारीख की सुबह वो 4थी मंजिल पर था। तब मैंने वो किया जो हमारे गांव में सब करते हैं। जगन्नाथ काका मुझे ग्वारी घाट ले गए। वहां एक पंडित जी से बात हुई। उन्होंने 1100 रुपये कहे। मेरे पास इतने नहीं थे। मैंने 700 में बात पक्की की। वो अगले दिन दोपहर में साइट पर आए। गेट के पास एक छोटा पाठ किया, हवन का सामान जलाया, नारियल फोड़ा और एक लाल धागा मेरी कलाई पर बांध दिया। जाते जाते बोले, यहाँ किसी की अकाल मौत हुई है, मिट्टी भारी है। मैंने पूछा, अब ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा, पाठ का असर होता है, पर जो अटका हुआ है वो अपनी बात कहे बिना नहीं जाता। मुझे उस वक्त यह बात गोलमोल लगी थी। बाद में समझ आई। 2 दिन बाद काका एक भगत को भी ले आए। मजदूर बस्ती का आदमी था। उसने नींबू, मिर्च और एक काला धागा दिया और कहा कि रात को केबिन के दरवाजे पर टांग दो और नाम किसी को मत बताओ। मैंने वैसा ही किया। उसने 200 रुपये लिए। उस रात कोई आवाज नहीं आई। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने कुसुम को फोन करके कह दिया कि सब ठीक है। अगली सुबह निशान 3री मंजिल पर था। नींबू मिर्च दरवाजे पर लटका हुआ था, सूख चुका था। उस रात 14-15 अगस्त की रात वो आवाज बदल गई। 11:45 की सीटी के बाद बहुत देर तक सन्नाटा रहा। 1 बजे के आसपास केबिन के टीन के दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई 2 बार, जैसे किसी बूढ़े आदमी की उंगली हो, और फिर आवाज आई, किशोरी। मैं चारपाई पर बैठ गया। किशोरी, बेटा दरवाजा खोल, मैं कब से खड़ी हूं। वो मेरी मां की आवाज थी। मैं ये बात कैसे समझाऊं? वो नकल नहीं थी, मेरी मां का बोलने का ढंग था। बेटा को वो थोड़ा खींचकर बोलती थी। बीच में सांस भरने की वो आवाज जो ऑपरेशन के बाद उनके साथ रह गई थी, सब वैसा ही था। मेरा हाथ कुंडी पर चला गया। मेरी आंखों से पानी बह रहा था और मैं यह भी भूल गया था कि मैं कहाँ हूं। मेरे मुंह से आधा शब्द निकल भी गया, मैं। और उसी वक्त मेरे दिमाग में बंसीलाल की लिखावट आ गई। सविता की आवाज आई, रो रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और दोनों घुटनों में सिर देकर बैठ गया। वो आवाज पूरी रात रुक रुक कर आती रही, कभी दरवाजे के पास, कभी केबिन के पीछे। 2 बार उसने मुझे उसी नाम से पुकारा जो सिर्फ मेरी मां लेती थी। एक बार बोली, तू दिवाली में आएगा ना? मैंने पूरी रात एक शब्द नहीं बोला। सुबह 4 बजे रामेश्वर दूध वाले की साइकिल की घंटी बजी। तब मैं उठा और दरवाजा खोला। मेरी टांगें कांप रही थीं। 2 बातें मेरे दिमाग में साफ हो गई थीं। 1, वो मेरा नाम जानती है। 2, वो जानती है कि मुझे किस आवाज से बुलाना है। अगले दिन मैंने हिम्मत छोड़ दी। शाम को मैंने गेट पर ताला लगाया और अपना बिस्तर उठाकर गोविंद भैया की दुकान चला गया। उनकी दुकान के पीछे एक बरामदा था जहां वो बोरे रखते थे। मैंने कहा, भैया 2 रात यहां पड़ा रहूंगा, तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, चाय दी और चटाई दी। दोनों रातें ऐसे कटी जैसे किसी ने मेरे सिर से पत्थर उतार दिया हो। कोई आवाज नहीं, कोई खटखट नहीं। मैं 8 घंटे सोया। बंसीलाल ने अपनी कॉपी में जो लिखा था वो सही था। दीवार के बाहर वो आवाज नहीं आती।
पर दूसरी रात साइट पर चोरी हो गई। सुबह मैं पहुंचा तो पीछे की आधी दीवार के पास शटरिंग की प्लेटें बिखरी पड़ी थीं। गिनने पर 39 प्लेट और 4 पाइप कम निकले। किसी ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई थी। पहियों के निशान गीली मिट्टी में साफ थे। मुन्ना भैया 10 बजे आए। उन्होंने मेरे सामने जमीन पर थूका और कहा, तू था कहां? मैंने सच बता दिया, पूरा। हाथ का निशान, गिनती की आवाज, मां की आवाज, बंसीलाल की कॉपी। वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर बोले, देख किशोर, तेरे गांव का हूं इसलिए कह रहा हूं, यह बात कंपनी में मत करना। कंपनी सुनेगी कि चौकीदार भूत से डरकर रात में साइट छोड़ देता है तो तू भी जाएगा और मेरा ठेका भी। 2000 इस महीने कटेगा प्लेट का, और आगे रात में साइट पर रहेगा। समझ गया? मैंने सिर हिला दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। ब्याज हर महीने चढ़ रहा था, पर जाते जाते वो थोड़ा नरम हुए। बोले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो 3-4 दिन गांव चला जा। मेरा भतीजा राजू रह जाएगा यहां, लड़का है, डरता नहीं है। ये बात मेरे काम की थी। 2 कारण थे। एक, मुझे कुसुम और मीरा को देखना था। दूसरा, मुझे एक चीज जांचनी थी। जाने से पहले मैंने ऊपर जाकर देखा। हाथ का निशान 3री मंजिल पर ही था। 2 रात में बाहर सोया था और निशान एक भी मंजिल नीचे नहीं आया था। मैं शाम की बस से सतना गया। रात को घर पहुंचा। मीरा मेरी गोद में सो गई। कुसुम ने पूछा, वजन क्यों गिर गया? मैंने कहा, खाना खुद बनाता हूं, ठीक से नहीं बनता। मैंने घर में यह सब नहीं बताया। हमारे यहां ऐसी बातें बताने से घर में डर बैठ जाता है और औरतें रात रात जागने लगती हैं। 3 दिन गांव में रहा। साहू के पास जाकर ब्याज दिया, खेत की मेढ़ ठीक की, और 3री रात सोते सोते मीरा उठ गई। वो मेरे बालों में हाथ फेरने लगी और बोली, बाबा, दादी सपने में आपको बुला रही थी, आप जा क्यों नहीं रहे? मैं उसे देखता रहा। 5 साल की बच्ची है। दादी को उसने देखा भी नहीं था। कुसुम ने कहा, दिन भर तुम्हारी मां की फोटो के सामने बैठी रहती है, इसलिए बोल रही है। मैंने मीरा का माथा चूम लिया और कह दिया, हाँ बेटा, जाऊंगा। उस रात मैंने तय किया कि यह चीज मैं अपने घर तक नहीं आने दूंगा। जो हिसाब है वो उस बिल्डिंग में ही बंद होगा। चौथे दिन मैं लौटा। राजू ने बताया कि 3 रातें बिल्कुल ठीक कटी, न आवाज न कुछ। वो हंस रहा था। काका, आपको वहम हो गया है। मैं ऊपर गया। निशान 3री मंजिल पर ही था। 5 रात एक भी मंजिल नीचे नहीं, और उसमें 3 रात एक दूसरा जवान आदमी उसी केबिन में सोया था और उसे कुछ नहीं हुआ। मैं सीढ़ी पर बैठकर सोचता रहा। इससे 2 बातें निकलती थीं। पहली, ये किसी जगह की चीज नहीं है, किसी आदमी की चीज है, और वो आदमी मैं हूं। दूसरी, वो रोज नहीं उतरती, वो उस रात उतरती है जब मैं उस दीवार के अंदर सोता हूं। यह समझ में आते ही मैंने अपना तरीका बदल दिया। अगले 3 हफ्ते मैंने ऐसे ही काटे। 2-3 रात मैं जगन्नाथ काका के केबिन में सोता, जो बाउंड्री के बाहर था। 1 रात अपनी साइट पर रुकता ताकि चोरी ना हो और मुन्ना भैया की बात भी रहे। जिस रात मैं अंदर सोता उस रात आवाज आती और सुबह निशान 1 मंजिल नीचे मिलता। मैं दिन खरीद रहा था, एक एक दिन, और उन दिनों में मैंने वो काम किया जो मुझे शुरू में ही करना चाहिए था। मैंने बिल्डिंग का पुराना हिसाब खोदना शुरू किया। पहले जगन्नाथ काका से। उन्होंने बताया कि सर्वोदय अपार्टमेंट उससे भी पुराना है और उस साइट पर बहुत दिन तक काम चला था। एक बार बड़ा हादसा हुआ था। मैं उस समय यहीं था। रात में एम्बुलेंस आई थी, पुलिस आई थी। सुबह तक काम बंद हो गया। कब की बात है? 6 साल पहले। बरसात का महीना था। ये सुनकर मैंने पंकज सर को फोन किया। कहा, सर, रजिस्टर में दस्तखत करने कब आएंगे? और एक बात पूछनी है, फोन पर नहीं। वो 4 दिन बाद आए। मैं उन्हें गोविंद भैया की दुकान पर ले गया, क्योंकि साइट पर बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। दोपहर थी, दुकान खाली थी। मैंने उन्हें सब बताया, बंसीलाल की कॉपी भी दिखाई। वो चाय का गिलास हाथ में लेकर बहुत देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें कैसे मालूम कि 10वीं मंजिल थी? मैंने कहा ही नहीं कि 10वीं मंजिल थी। मैंने कहा कि रात में मुझे सीढ़ी पर छूने का लिखा 10 दिखा था। उन्होंने गिलास नीचे रख दिया। 10वीं की छत डाली जा रही थी। उन्होंने कहा, 6 साल पहले अगस्त में। काम बहुत पीछे चल रहा था।
बुकिंग वाले पैसा मांग रहे थे। मालिक ने कहा, स्लैब रात में डालो, दिन में इंस्पेक्शन का चक्कर रहता है। बरसात चल रही थी। मैं तब 27 साल का था, जूनियर था। मैंने कह दिया कि सपोर्ट कमजोर है। किसी ने नहीं सुना। मैंने कुछ नहीं पूछा, वो खुद बोल रहे थे। रात 2 बजे के आसपास शटरिंग बैठ गई। बीच का हिस्सा गीले कंक्रीट के साथ नीचे आ गया। ऊपर 8-9 लोग थे। 3 मरे, बुधराम, सीताराम और नन्हे। मैं वहीं था। मैंने अपने हाथ से मलबा हटाया था। मेरे रोंगटे खड़े थे। 6वीं मंजिल की दीवार पर मैंने वो नाम पढ़े थे, बुधराम, सीताराम मिस्त्री। उन्होंने अपने हाथ से अपने नाम लिखे थे, अपने ही बनाए घर में। उसके बाद नोटिस लगा, कंपनी पर केस हुआ। 10वीं मंजिल तो नक्शे में ही नहीं थी, वो अवैध थी। इसलिए ऊपर वाला पूरा हिस्सा 1 हफ्ते में तोड़कर हटा दिया गया। जो नहीं था उसे नहीं होना ही साबित करना था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हाजिरी रजिस्टर के पन्ने दोबारा लिखे गए। दोबारा क्यों? वो बहुत धीरे बोले, क्योंकि रात की हाजिरी दिखाना मुसीबत थी। नए पन्नों में उस रात के आदमी कम कर दिए गए। मैंने पूछा, कितने कम? 1 नाम, 1 औरत थी, मजदूरों को पानी पिलाती थी और रात की पाली में सिर गिनती थी। कितने आदमी ऊपर हैं? उसकी लाश नहीं मिली। मलबा उसी रात ट्रकों में भरकर हटा दिया गया था। दुकान के बाहर बस का हॉर्न बजा। मेरे कान में सिर्फ उनकी आवाज थी। नाम क्या था? फूलमती बाई, डिंडोरी की थी। उसके साथ उसका बेटा भी काम करता था। गूंगा बहरा लड़का था, गूंगा बहरा लड़का। ये 3 शब्द मेरे दिमाग में अटक गए। मैंने पंकज सर से पूछा, वो लड़का कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मजदूर हैं, आते जाते रहते हैं। हादसे के बाद गैंग छूट गई थी, वो चले गए। मैं 2 दिन सोचता रहा, फिर जगन्नाथ काका से पूछा। उन्होंने कहा, मजदूर ढूंढना हो तो सुबह 6 बजे चौक पर जाओ, सब वहीं खड़े मिलेंगे। 3 सुबह मैं चौक पर गया। मैं सबसे एक ही बात पूछता था, डिंडोरी का कोई गूंगा बहरा आदमी है? 30 के आसपास। चौथे दिन एक बूढ़े राजमिस्त्री ने कहा, सुखू को पूछता है क्या? वो सब्जी मंडी में झाड़ू लगाता है, सुबह 4 से 9 बजे तक। मैं सब्जी मंडी गया। सुखू मुझे मिल गया। दुबला आदमी, सिर पर बंधा गमछा, पैर में फटी चप्पल। वो मेरी तरफ देखता रहा और फिर हाथ से इशारा किया, जो मैं समझ नहीं पाया। मंडी में एक लड़का था, बिट्टू, 12-13 साल का। वो सुक्खू के साथ रहता था और उसके इशारे समझता था। मैंने दोनों को चाय समोसा खिलाया और बिट्टू से कहा कि मेरी बात उन तक पहुंचा दे। मैंने सिर्फ 3 शब्द कहे, सूर्यांश, बिल्डिंग, मां। सुक्खू का चेहरा बदल गया। वो मेरी कलाई पकड़कर मंडी के पीछे अपनी झोपड़ी तक ले गया। वहां उसने छप्पर से एक प्लास्टिक की थैली निकाली। थैली में 3 चीजें थीं। एक फोटो जिसमें किसी मेले के बीच एक औरत खड़ी थी, सांवली, पतली, नाक में फुल्ली, सिर पर पल्ला, उम्र 45-50। दूसरा एक मजदूर कार्ड, किनारे से घिसा हुआ लेकिन लिखा साफ पढ़ा जा रहा था, फूलमती बाई, ग्राम खिरहनी, जिला डिंडोरी। नीचे अंगूठे का निशान। तीसरा कोयले के 3-4 टुकड़े कपड़े में लपेटे हुए। बिट्टू ने बताया, कहता है मां कोयले से लिखती थी। मैंने पूछा, क्या लिखती थी? सुक्खू ने जमीन पर लकीरें खींची, सीधी लकीरें, 5-5 के गुट में। फिर उसने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया, फिर लोगों को गिनने का इशारा किया। बिट्टू बोला, कहता है ऊपर जो लोग काम करने जाते थे मां उनकी गिनती रखती थी। लिखना नहीं आता था तो लकीर खींच देती थी, नीचे आने पर मिलान करती थी। मेरे गले में कुछ अटक गया। रात को जो आवाज गिनती करती थी वो कोई खेल नहीं खेल रही थी, वो अपना काम कर रही थी। फिर मैंने वो सवाल पूछा जिससे मेरा पूरा हिसाब बदल गया, सुक्खू से पूछ, हादसे के बाद वो कहाँ रहा? बिट्टू ने इशारों में बात की। जवाब सुनकर वो खुद थोड़ा सहम गया। कहता है वहीं रहा, उसी बिल्डिंग में, ऊपर 7वीं पर, बोरे बिछाकर। कहता है मां का कुछ मिला नहीं था, न लाश न कुछ, इसलिए वो वहीं बैठा रहा सर्दी तक। फिर सर्दी के बाद भी। मैंने पूछा, कितने महीने? कहता है बहुत महीने, बरसात से लेकर गर्मी तक। उसे कुछ हुआ नहीं? कोई बीमारी, कोई डर? सुक्खू ने जो जवाब दिया
वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो मुस्कुराया, फिर उसने दीवार पर अपना हाथ रखा, फिर अपने सीने पर, फिर आंखों के पास से लकीर बनाई जैसे आंसू गिर रहे हों। बिट्टू ने कहा, कहता है माँ रात में आती थी, दीवार पर हाथ रखकर खड़ी रहती थी, पास नहीं आती थी, कुछ बोलती थी, पर इसे सुनाई तो नहीं देता, ये सिर्फ देखता रहता था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। महीनों तक एक आदमी उसी बिल्डिंग में सोया था। रात रात वो चीज उसके पास खड़ी रही थी और उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो सुन नहीं सकता। बंसीलाल ने लिखा था। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मतलब वो भी समझ गया था कि जवाब नहीं देना है। फिर भी वो बचा नहीं, क्योंकि वो आखिर में खुद ऊपर गया था। नाम मिटाने उस दिन मैंने 3 काम किए। पहला, कचहरी के पास एक दुकान से मैंने उस मजदूर कार्ड की 2 फोटोकॉपी कराई। 10 रुपये लगे। एक कॉपी मैंने गोविंद भैया की गल्ले वाली दराज में रखवा दी और कहा, भैया यह संभाल कर रखो, मेरे साथ कुछ हो जाए तो पुलिस को दे देना। दूसरा, मैं सुक्खू और बिट्टू को लेकर थाने गया। वहां मैडम थी, एसआई कविता उइके। उन्होंने 20 मिनट हमारी बात सुनी। मैंने भूत प्रेत का नाम नहीं लिया, मुझे मालूम था कि वो सुनते ही फाइल बंद हो जाएगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, 6 साल पहले उस साइट पर एक औरत काम करती थी, हादसे के बाद वो गायब है, कंपनी के रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है और यह उसका बेटा है। मैडम ने कार्ड देखा, फिर पूछा, गुमशुदगी दर्ज क्यों नहीं कराई गई थी? बिट्टू ने इशारों का मतलब बताया। कहता है वो थाने आया था, बोल नहीं पाया, किसी ने लिखा नहीं। मैडम ने काफी देर मेज पर पेन ठोका, फिर बोली, देखो मामला 6 साल पुराना है, गुमशुदगी दर्ज हो सकती है, पर मुझे परिजन का बयान चाहिए, कागज चाहिए और कंपनी के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा चाहिए जो साबित करे कि वो वहां काम करती थी। कार्ड से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, मैं लाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मेरी अर्जी ले ली और रसीद भी दी। तीसरा काम सबसे मुश्किल था। मैंने पंकज सर को फोन किया और कहा, सर पुराना पन्ना चाहिए। वो चिल्लाए, बोले कि मेरी नौकरी चली जाएगी, केस खुल जाएगा, बच्चे स्कूल में हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, सर जो मेरे साथ हो रहा है वो बंसीलाल के साथ भी हुआ था, वो मर गया। फोन कट गया। 2 दिन बाद वो शाम को साइट पर आए, हाथ में वही फाइल थी। उसके अंदर एक पीला पड़ गया पन्ना था, बीच से फटा हुआ, किनारे पर गोंद लगा। रात की हाजिरी, 16 नाम। 16वां नाम फूलमती बाई। ये मैंने 6 साल से अपने टूल बॉक्स में रखा है। उन्होंने कहा, मैं जला नहीं पाया, वो पन्ना मैंने अगले दिन थाने में जमा करा दिया। मैडम ने कहा कि गुमशुदगी दर्ज होगी, पर समय लगेगा। सरकारी काम रातों रात नहीं होता। मेरे पास रातें थीं ही कितनी। 8 सितंबर की सुबह मैं ऊपर गया। हाथ का निशान पहली मंजिल की दीवार पर था, मेरे केबिन से 17 सीढ़ियां ऊपर। उसी दिन मैंने सोचा कि जो काम बंसीलाल ने लिखा था वो दिन की रोशनी में कर लूं, नाम मिटा दूं। मैं 9वीं मंजिल पर गया, उसी दीवार के पास जहां 2 अगस्त को मैंने अपना नाम लिखा था। जय बजरंग बली वहीं था, बुद्धराम वहीं था, सीताराम मिस्त्री वहीं था। उनके बीच में एक खाली जगह थी। दीवार का वो हिस्सा बाकी दीवार से ज्यादा साफ था, जैसे किसी ने गीले कपड़े से पोंछा हो। मेरा नाम वहां नहीं था। मैं पूरी 9वीं मंजिल घूमा, हर दीवार देखी, मेरा नाम कहीं नहीं था। मैं नीचे उतरता रहा और मेरे कानों में जगन्नाथ काका की वो बात गूंज रही थी जो बंसीलाल आखिरी दिनों में कहता था, काका मेरा नाम कोई लिख के ले गया है। रात मैंने पहली कोशिश की। मेरा हिसाब साफ था। मेरा नाम नीचे से मिटाकर ऊपर लिखा जा चुका था, उस मंजिल पर जो दिन में नहीं होती। उसे मिटाने के लिए मुझे रात में ऊपर जाना था। मैंने झोले में 4 चीजें रखीं, टॉर्च, कोयले का टुकड़ा, एक आधी ईंट और फूलमती बाई का मजदूर कार्ड। कार्ड मैंने सुक्खू से मांग लिया था, उसने बिना सवाल दे दिया था। बस मेरा हाथ बहुत देर तक पकड़े रहा था। 12:30 बजे मैं सीढ़ी पर चढ़ा। पहली मंजिल खाली थी, दूसरी, तीसरी, चौथी पर हवा बदल गई। गीले सीमेंट की बू आने लगी, वही बू जो स्लैब डालने के दिन आती है। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ मारी, रोशनी पीली हुई, फिर कांपी, फिर बंद सस्ते सेल। मैंने टॉर्च को हथेली पर 2-3 बार पटका। एक पल को जली और फिर बुझ गई और उसी अंधेरे में
मेरे से थोड़ा ही ऊपर गिनती शुरू हो गई। 2, 3, 4। मैं पलटा और बिना रोशनी के नीचे भागा। दूसरी मंजिल के मोड़ पर मेरा पैर सीढ़ी से चूक गया। मैं 5-6 सीढ़ियां लुढ़कता हुआ गिरा। बायां पैर नीचे वाली सीढ़ी के कोने में मुड़ गया और दाहिनी हथेली किसी निकले हुए सरिये पर छिल गई। मैं रेंगता हुआ केबिन तक पहुंचा। बाकी रात मैंने पैर पर पानी डालते हुए काटी। सुबह तक टखना आम जैसा फूल गया था। रामेश्वर दूध वाले ने मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर मेन रोड तक पहुंचाया। वहां से मैं ऑटो से सरकारी अस्पताल गया। एक्सरे हुआ। हड्डी नहीं टूटी थी, नस खींच गई थी, पट्टी बंधी, हथेली में 3 टांके लगे और डॉक्टर ने कहा 15 दिन पैर पर जोर नहीं। मेरे पास 15 दिन नहीं थे। मेरे पास एक रात थी, 9 सितंबर। सुबह से बादल घिरे थे और दोपहर बाद पानी शुरू हो गया। मैंने दिन में 3 काम किए। पहला, गोविंद भैया से कहा, भैया सुबह 6 बजे तक मैं चाय पीने नहीं आया तो साइड पर आ जाना, और यह नंबर रख लो, मेरी पत्नी का है। उन्होंने नंबर दीवार पर लिख लिया। दूसरा, जगन्नाथ काका से कहा, काका आज रात जागते रहना, और एक बात सुनो, अगर रात में मेरी आवाज सुनाई दे, मैं बुलाऊं, रोऊं, कुछ भी कहूं, आप साइड पर मत आना, सुबह आना। काका का चेहरा सपाट हो गया। वो बोले, बंसी ने भी यही कहा था मुझसे। तीसरा, मैंने नए सेल खरीदे, अच्छे वाले, 56 रुपए के। जिंदगी में पहली बार मैंने बिना मोल भाव किए कुछ खरीदा। शाम को बारिश तेज हो गई। मैंने गमछे की कसी पट्टी टखने पर बांधी, ऊपर प्लास्टिक लपेटी, एक लाठी सहारे के लिए ली। झोले में कोयला, ईंट, कार्ड और टॉर्च रखी। कार्ड मैंने प्लास्टिक की थैली में रखा ताकि भीगे नहीं। मैंने 10:30 बजे चढ़ना शुरू किया। यह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर था। एक पैर से 17 सीढ़ियां, फिर रुकना, फिर 17। बारिश का पानी सीढ़ियों पर बह रहा था। मेरी हथेली की पट्टी भीग गई थी। 11:15 तक मैं 9वीं पर था और ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ सरिये और काला आसमान। मैं 9वीं मंजिल की लैंडिंग पर दीवार से टिककर बैठ गया और इंतजार करने लगा। वो 50 मिनट मेरे लिए 50 साल जैसे थे। मुझे कुसुम की याद आई, मीरा की याद आई। मुझे यह भी याद आया कि मां को खाट से उठाने में मैं कभी नहीं था। ठीक 11:15 पर मालगाड़ी की सीटी बजी। बारिश में वो दबी दबी सुनाई दी। मैंने टॉर्च जलाई और ऊपर देखा। 9वीं के बाद एक और सीढ़ी थी। 17 सीढ़ियां, बीच में मोड़ जैसे बाकी सब। सीढ़ी पर पानी की बूंदें भी थीं। छूने पर पत्थर था, ठंडा, खुरदरा, सीमेंट का पत्थर। मैं लाठी टेकता हुआ ऊपर गया। 10वीं मंजिल पूरी बनी हुई थी। फर्श पर पानी भरा था टखने तक। जगह जगह लकड़ी की बल्लियां और लोहे के सपोर्ट खड़े थे, जैसे अभी भी किसी छत को संभाले हुए हों। ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश और बाईं तरफ की दीवार। मैंने टॉर्च उस दीवार पर मारी और मेरे हाथ से लाठी छूट गई। पूरी दीवार नामों से भरी थी, कोयले से लिखे नाम, 100 से ज्यादा, टेढ़े मेढ़े, एक ही हाथ के लिखे हुए। कुछ नामों पर सीधी लकीर खींची थी, जैसे हिसाब पूरा हो गया हो। नीचे की तरफ मेरी आंखों के सामने 2 नाम थे, बंसीलाल, आधा खुरचा हुआ, जैसे किसी ने मिटाना शुरू किया हो और बीच में हाथ रुक गया हो, और उसके नीचे रामकिशोर निषाद। मेरे हाथ का लिखा नहीं था। मैं अपनी लिखावट पहचानता हूं। ये किसी ऐसे आदमी का लिखा था जो अक्षर बनाता नहीं, नकल उतारता है। जैसे किसी ने मेरा नाम 9वीं की दीवार से देखकर उसी तरह बनाने की कोशिश की हो। और सबसे नीचे लकीरें थीं, 5-5 के गुट, पूरे 3 गुट और एक गुट में 4 लकीरें, 19। और चौथे गुट में एक लकीर की जगह खाली छोड़ी गई थी। 16 नाम रजिस्टर में थे, पर उस रात ऊपर ज्यादा लोग थे। वो गिनती रख रही थी और उसकी गिनती में एक आदमी कम रह गया था। वो खुद। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झोले से ईंट निकाली और अपने नाम पर रगड़ना शुरू किया। कोयला गीली दीवार में बैठ गया था, जल्दी नहीं छूट रहा था। मेरी टांकों वाली हथेली से खून रिसने लगा। मैं रगड़ता रहा। जब मेरा नाम मिट गया तब मैंने थैली से कार्ड निकाला। दीवार में एक दरार थी। मैंने कार्ड उसी दरार में अटका दिया। फिर कोयला उठाया और उसी खाली जगह पर जहां लकीर नहीं थी, एक लकीर खींच दी।
और उसके ऊपर मैंने लिखा, फूलमती बाई। मेरी आवाज बहुत खोखली निकली, पर मैंने जोर से कहा, फूलमती बाई, तुम्हारी गिनती में जो एक कम था वो कोई दूसरा नहीं था, वो तुम थी। तुम्हारा नाम रजिस्टर से हटा दिया गया था, अब थाने में लिख गया है। मेरे पास सबूत भी है। और तब वो हुआ जो उस बिल्डिंग में मेरे साथ पहली बार हुआ। नीचे से आ रही गिनती रुक गई, बारिश की आवाज रह गई, पानी टपकने की आवाज रह गई, बाकी सब चुप। मैंने टॉर्च सीढ़ी के मुंह पर मारी। फर्श पर भरे पानी में गोल गोल लहरें बन रही थीं। कोई पानी में चल रहा था और सीढ़ी के अंधेरे में से बहुत नरम आवाज में मेरी मां ने मेरा नाम पुकारा, किशोरी। मैं दीवार से पीठ लगाकर खड़ा रहा। झोला खाली था, कोयला खत्म, ईंट फर्श पर, कार्ड दीवार की दरार में। मेरे पास सिर्फ टॉर्च थी और नीचे जाने वाली वो सीढ़ी। मुझे नीचे उसी रास्ते से उतरना था जिस पर वो थी। मैंने अपनी हथेली की भीगी पट्टी दांतों में दबा ली। ये मैंने सोच समझ कर किया। जब मुंह बंद रहेगा तो जवाब नहीं निकलेगा। टांकों पर दबाव पड़ा तो दर्द ने मेरी आंखें खोल दी। मैं पहली सीढ़ी पर पैर रखा और मन में गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। मोड़ पर ठंड थी। आदमी को सर्दी लगती है। यह वैसी ठंड नहीं थी। यह ऐसी थी जैसे कोई गीली दीवार से सटकर खड़ा हो। गीले सीमेंट की बू इतनी तेज थी कि मेरी नाक में चुभने लगी। बेटा, इतनी रात को ऊपर क्या कर रहा है? मां की आवाज मेरे कान से एक बालिश्त दूर थी। मैंने टॉर्च नहीं मोड़ी। मैं सिर्फ सीढ़ियां गिनता रहा। 7, 8, 9। मैंने तेरे लिए रोटी रखी है, चावल बचा नहीं, तू आजा, मैं गरम कर दूं। 12, 13। किशोरी, तू दिवाली में आएगा ना? मेरे दांतों के बीच से आवाज निकली, पर वो शब्द नहीं था, बस रोने जैसी कोई आवाज। मेरी मां ने यही वाक्य मुझसे फोन पर कहा था, उससे 13 दिन पहले, जब मैं सूरत में था और मैंने कहा था कि किराया बहुत है, बाद में आऊंगा। मैं 17 तक गिनकर 9वीं पर पहुंचा और तब एक दूसरी आवाज भी साथ बोलने लगी। वो मां के पीछे पीछे वही शब्द दोहराती थी, जरा देर से, जैसे कोई बोलना सीख रहा हो। वो थकी हुई आवाज थी, वही गिनने वाली। मैं समझ गया कि मां की आवाज उसी की बनाई हुई थी। मेरे अंदर जो सबसे गहरा घाव था वो उसी को खोदकर बोल रही थी। 7वीं पर मेरा बायां पैर जवाब देने लगा। पट्टी ढीली हो गई थी। मैं दीवार का सहारा लेकर खिसकता हुआ नीचे आता रहा। आवाज कभी मेरे आगे हो जाती, कभी पीछे। दूसरी मंजिल के मोड़ पर मेरा हाथ फिसला और टॉर्च नीचे गिर गई। कांच टूटने की आवाज आई और रोशनी खत्म। बाकी रास्ता मैंने अंधेरे में तय किया, बैठकर एक एक सीढ़ी सरकते हुए। मेरे कपड़े, मेरी पट्टी, सब मिट्टी और पानी में सन गए थे। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने केबिन की तरफ नहीं देखा, मैं गेट की तरफ रेंगा। ताला खोलने में मुझे 5 मिनट लगे क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बाउंड्री के बाहर कच्ची सड़क की मिट्टी में गिरा। आवाज दीवार के अंदर रुक गई। उसने 2 बार मुझे और बुलाया, एक बार मां की आवाज में, एक बार मीरा की। मीरा वहां से 300 किलोमीटर दूर अपनी मां के पास सो रही थी। यह मैं जानता था, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। गुस्सा आया, फिर सब चुप हो गया और बहुत देर बाद अंदर से उस थकी हुई आवाज ने सिर्फ एक शब्द कहा, 1। जैसे किसी ने बहुत सालों बाद अपना नाम अपनी गिनती में जोड़ा हो। उसके बाद सिर्फ बारिश थी। 4:30 बजे के आसपास रामेश्वर दूध वाले ने मुझे सड़क के किनारे पड़ा देखा। वो बहुत घबरा गए थे। उन्होंने सर्वोदय वाले काका को आवाज दी। काका ने गोविंद भैया को बुलाया। 6 बजे मैं एक टेम्पो में लिटाया गया और 7:30 बजे मैं अस्पताल में था। 3 दिन बुखार रहा। टांके खुल गए थे, दोबारा लगाए गए। टखने पर फिर पट्टी बंधी। डॉक्टर ने पूछा कि रात में 9वीं मंजिल पर क्यों गया था। मैंने कहा, पानी टपकने की जगह देखने। वो मान गए। कुसुम दूसरे दिन सतना से बस से आई, मीरा को पड़ोस में छोड़कर। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत देर कुछ नहीं बोली। फिर बोली, नौकरी छोड़ दो, रोटी कम खाएंगे। मैंने कहा, छोड़ दी है। मैं उस साइट में दोबारा कभी नहीं गया, न गेट के अंदर न छत पर। मेरा टीन का बक्सा और चादर गोविंद भैया लेकर आए। पंकज सर अस्पताल आए थे। उन्होंने मेरी पूरी बाकी तनख्वाह दिलाई और उसमें अपनी जेब से 5,000 मिलाकर दिए।
मैंने मना किया, पर वो बोले, यह तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है। सिर्फ इतना कहकर चले गए। 24 सितंबर को मुझे थाने से खबर मिली कि गुमशुदगी दर्ज हो गई है। फूलमती बाई, उम्र करीब 47, ग्राम खिरहनी, जिला डिंडोरी। सूचना देने वाला सुखराम, पुत्र। अंगूठे का निशान, साथ में मजदूर कार्ड की फोटोकॉपी और रजिस्टर का वो फटा पन्ना। कोई मुआवजा मिला, न किसी को सजा हुई। कंपनी के वकील ने लिखवा दिया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर सरकारी कागज में अब वो नाम मौजूद है। जो नाम 6 साल पहले मिटा दिया गया था, वो अब किसी रजिस्टर में लिखा हुआ है। मेरे लिए इतना ही बहुत था। सुक्खू ने एक काम खुद किया। उसने बाउंड्री की दीवार के बाहर गेट के पास एक पत्थर सीमेंट से जमा दिया। बिट्टू से उसने उस पत्थर पर नाम लिखवाया, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में। जब मैंने पूछा कि बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं, तो उसने इशारा किया और बिट्टू ने कहा, कहता है माँ का काम ऊपर था, पर रहना बाहर चाहिए। 1 हफ्ते बाद जगन्नाथ काका मेरे कहने पर दिन की रोशनी में ऊपर गए। लौटकर उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारा नाम नहीं है वहां, एक औरत का नाम लिखा है कोयले से, फूलमती बाई। फिर वो थोड़ी देर चुप रहे और बोले, पंसी का नाम भी आधा मिटा हुआ है बेटा, वो आधा ही कर पाया था। मैं गांव लौट गया। पंकज सर के पैसे और अपनी बचत से मैंने बरगवां में गल्ले की छोटी दुकान खोली। साबुन, तेल, बिस्कुट, मोबाइल का रिचार्ज। कुसुम दोपहर में दुकान पर बैठती है, मैं सुबह और शाम। रामावतार साहू का कर्ज पूरा चुकाने में मुझे 3 साल लगे। मीरा अब स्कूल जाती है। बायां टखना आज भी बरसात में दर्द करता है, हथेली पर निशान रह गया है, और तेज बारिश वाली रात में मुझे नींद नहीं आती। एक आदत भी बन गई है, बंद दरवाजे के बाहर से कोई भी बुलाए, मैं हाँ नहीं कहता। पहले दरवाजा खोलकर देखता हूं, फिर जवाब देता हूं। कुसुम नाराज होती है, मैं हंसकर टाल देता हूं। 2 सवाल मेरे पास अब भी हैं। पहला, वो दूसरी आवाज किसकी थी जो मां के पीछे पीछे शब्द दोहरा रही थी? मैंने सोचा था कि वो फूलमती बाई थी और मां की आवाज उसी की बनाई हुई थी, पर अगर ऐसा था तो 2 आवाजें साथ क्यों आईं? दूसरा सवाल 2 साल बाद खड़ा हुआ। पंकज सर ने मुझे फोन किया, केस खत्म हो गया था, बिल्डिंग नीलाम हो गई, नए लोगों ने उसे पूरा करवाया, रंग रोगन हुआ, लिफ्ट लगी, नाम बदल गया, लोग रहने भी लगे। उन्होंने कहा, एक बात सुनने में आई है, सबसे ऊपर वाले फ्लैट वाले कहते हैं कि रात में छत की सीढ़ी पर कोई गिनती करता है, बहुत धीरे। मैंने पूछा, किसी को नुकसान हुआ? नहीं, कोई किसी को बुलाता नहीं है, सिर्फ गिनती सुनाई देती है। मैंने फोन रखने से पहले सिर्फ इतना कहा, तो ठीक है, गिनने दें, जवाब न दें। मैं आज भी नहीं जानता कि वो रात में जो मुझे मेरी मां की आवाज में बुलाती थी, वो पूरी तरह फूलमती बाई थी, या उसी बिल्डिंग में अटका हुआ मेरा अपना अपराध बोध था जो किसी और की आवाज मांगकर मुझसे बात कर रहा था, या मैंने तय करना बंद कर दिया है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जिस रात मैंने उस दीवार पर अपना नाम मिटाकर किसी दूसरे का नाम लिखा, उसी रात मेरे सिर से बोझ उतरा। और ये बोझ सिर्फ डर का नहीं था। आज भी जब कोई ग्राहक मेरी दुकान पर कोई नाम बताता है और मैं उधार की कॉपी में लिखता हूं, तो मैं 2 बार पूछता हूं, पूरा नाम, सही नाम। मैं किसी का नाम कभी गलत नहीं लिखता और किसी का नाम कभी काटता नहीं। जो एक बार लिख गया वो रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए श्रापित फाइल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।